हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा कंटेम्परेरी सेंटेंस ऑफ पार्क वाला चैप्टर। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। जल्दी से 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे इस वाले चैप्टर को भी। अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो मुझे मेल करिए फटाफट से khan.ayub@adda247.com पर। सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलने वाली है। आइए क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, यूरोप, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप का डिस्ट्रक्शन हुआ था और 1945 के बाद यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमीज गिर गई थी, इकोनॉमीज रुइन हो चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोचता है कि मैं फाइनेंशियल हेल्प दे देता हूँ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को ताकि उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो जाए। मार्शल प्लान के, मार्शल प्लान जॉर्ज मार्शल नाम का बंदा था जो कि हैरी ट्रूमैन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, उसका एडवाइजर था। और मार्शल कहता है ट्रूमैन को कि भैया हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, इनको फाइनेंशियल एड देनी चाहिए। और फाइनेंशियल एड देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं, OEEC कहते हैं, जो कि 1948 में बना था मार्शल प्लान के तहत। तो मार्शल प्लान 1947 का है, OEEC 1948 का। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अपना सिद्धांत देते हैं, ये कहते हैं कि हम लोगों को एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाहिए और मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए, जिसको इन लोगों ने नाम दिया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, जो कि 1949 में बनेगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था 1949 में ही। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बनाई गई थी फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। ठीक है, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, जैसे यूएसएसआर टूट जाता है 1991 में, यूएसएसआर के टूटते ही यूरोप फास्ट ट्रैक पे आ जाता है और 1992 में या 8 फरवरी 1992 को मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत बनाया जाता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें, इसके फ्लैग की बात करें, तो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये जो सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स है, जो ये सर्कल है, ये क्या दिखाता है? ये सॉलिडेरिटी दिखाता है, ये हार्मनी दिखाता है बिटवीन द यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो 12 स्टार्स है, सर 12 ही क्यों है? क्योंकि 12 ट्रेडिशनली इनके यहाँ पर परफेक्शन, कंप्लीटनेस और यूनिटी का प्रतीक है। ठीक है, चलो अगर हम लोग बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन इवॉल्व हुआ है फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू अ पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बना था, लेकिन अब पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ करता है। इसके साथ साथ इट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट की तरह काम करता है, पूरे यूरोप को एक कंट्री मान के चलता है और यूरोपियन कंट्रीज को स्टेट्स मान के चलता है। ठीक है, तो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने की कोशिश करता है। इट हैज़ इट्स ओन एंथम, इनका खुद का एंथम है, इनकी खुद की फाउंडिंग डेट है, इनका खुद का फ्लैग है, इनकी खुद की करेंसी है जिसको हम लोग यूरो कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, और पूरे यूरोप के लिए कुछ कॉमन फॉरेन पॉलिसी और कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी भी ये बनाता है। आगे आते हैं, अगर इसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जस्ट आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर हम लोग बात करें 2016 की, तो 2016 में इसकी जीडीपी $17 ट्रिलियन से भी ज़्यादा थी, $17 ट्रिलियन से ज़्यादा 2016 में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसकी करेंसी की, तो यूरो करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, और इसी वजह से डॉलर को हमेशा थ्रेट रहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूरो डॉलर की जगह ना ले ले। ठीक है, अच्छा शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो इसका वर्ल्ड ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसका वर्ल्ड ट्रेड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी इकोनॉमिक पावर की बात करें तो क्योंकि ये इकोनॉमिक पावर है, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन के पास, इसी वजह से इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा है एशिया में, अफ्रीका में और उसके नेबर्स पे। ठीक है, फंक्शंस एज इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक में भी इसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, यूनाइटेड नेशंस में भी इसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है और इसके पास इकोनॉमी है, पैसा है। ठीक है, चलो अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की, तो पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। कैसे स्ट्रॉन्ग है? यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर, जिसको हम लोग फ्रांस के नाम से जानते हैं, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और इसके बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बैठते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 3 नॉन परमानेंट मेंबर्स बैठते हैं इलेक्शन से। ठीक है, दिस हैज इनेबल्ड द यूरोपियन यूनियन टू इन्फ्लुएंस सम ऑफ यूएस पॉलिसीज, और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पोजीशन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। डन, चलो चाइना में भी इसने इन्फ्लुएंस किया ह्यूमन राइट्स वगैरह पे। आगे बात करते हैं हम लोग मिलिट्री इन्फ्लुएंस की, कि मिलिट्रीली कितना स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये क्या बोल रहा है? यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड आर्म फोर्सेस सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, कंबाइंड आर्म फोर्सेस सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, और इसके साथ साथ ये अपने डिफेंस के ऊपर भी सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब डिफेंस के ऊपर भी खर्चा सबसे ज़्यादा करता है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ठीक है। तो कंबाइंड आर्म फोर्सेस और स्पेंडिंग दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन ही करता है, ठीक है। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस जो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 335 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, और ये बिल्कुल सही है, लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो 340 350 मत कर देना, 335 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है इसके पास, फ्रांस के पास। और इसका मतलब क्या, इसके बाद इसका मतलब ये है कि फ्रांस किसके पास है, यूरोपियन यूनियन के पास है, तो यूरोपियन यूनियन का मिलिट्री इन्फ्लुएंस और स्ट्रांग हो गया ना, ठीक है। और वर्ल्ड सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यूरोपियन यूनियन का हम लोगों ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों फंक्शंस देखे। आगे आते हैं हम लोग अब चैलेंजेस क्या क्या है यूरोपियन यूनियन में। चैलेंजेस ये है कि यूरोपियन यूनियन सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरे यूरोप को एक कंट्री की तरह देखता है, जिसकी वजह से ये इंटरवीन करता है यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पॉलिसीज में, ठीक है। दूसरी चीज़, बट मेनी मेंबर्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है जो अपना फॉरेन रिलेशंस रखना चाहती है, बहुत अपने क्या मिलिट्री रिलेशंस रखना चाहती है, अपने डिफेंस पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, है ना, यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहती, और यही वजह थी कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन 2020 में छोड़ के चला जाता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, यूरोस्केप्टिसिज्म, है ना। यूरोस्केप्टिसिज्म, इस वर्ड को अगर हम लोग अलग अलग करके पढ़े तो यूरो का मतलब होता है करेंसी, वो यूरो, और स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है शक यूरो के ऊपर, ठीक है, कि यूरो अगर सब लोगों ने अपना लिया तो एक कंट्री की इकोनॉमी की वजह से दूसरे कंट्री की इकोनॉमी गिरने लग जाएगी, समझ में, क्योंकि सारे कनेक्टेड होंगे, समझ में आया कि नहीं। और इसी वजह से ब्रिटेन की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, जिनका नाम था मार्गरेट थैचर, शी वॉज एन इकोनॉमिस्ट, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन मार्केट से ही बाहर रखा, ठीक है, कह रहा हमें जुड़ना ही नहीं है यूरोपियन मार्केट में। यूरोपियन मार्केट मैंने बताया था आप लोग कब बना था, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे देखिए क्या बता रहा है, डेनमार्क और स्वीडन की अगर बात करें तो डेनमार्क और स्वीडन ने मना किया था कि भैया हम लोग ना तो मास्टर्स ट्रीटी साइन करेंगे, ना तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ एक यूनियन में आएंगे, और इन लोगों ने यूरो को भी अपनाने से मना कर दिया था। इन लोगों ने बोला था कि भैया हमारी जो करेंसी है, डैनिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना, वो ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू यूरो, ठीक है। आई क्या बता रहा है, और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन की जो एबिलिटी है फॉरेन पॉलिसीज़ बनाने की और डिफेंस पॉलिसीज़ बनाने की, वो कम हो जाती है, ठीक है, लिमिटेशन लग जाता है उसके ऊपर। आगे आते हैं हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो है उसका नाम है आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा क्या बता रहा है। साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम लोग बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया पर रिपीटेड कॉलोनियलिज्म हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज़ और जापानीज और जापान जो है बार बार इनके ऊपर अटैक करता है और इनके ऊपर कब्जा करता है। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, किन प्रॉब्लम से जूझ रहा था साउथ ईस्ट एशिया, उन्हीं प्रॉब्लम से जिससे इंडिया जूझ रहा था। कौन सा, नेशन बिल्डिंग का चैलेंज, है ना, नेशन बनाना था। दूसरा गरीबी, तीसरा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और चौथा क्या, सुपर पावर्स का प्रेशर कि भैया हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारे ग्रुप में आ जाओ, नेटो को ज्वाइन कर लो, वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर लो, आगे ना। चलो आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या बता रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर आसियान का, तो आसियान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, तो टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जब आसियान बना था इसमें 5 ही मेंबर्स थे, आज इसमें 10 मेंबर्स है। किस लिए बना था ये 1967 में, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसके थ्रू क्या करेगा, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट करेगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी बढ़ाना, दूसरा ऑब्जेक्टिव है रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी लेकर आना, ठीक है। बेस्ड ऑन, तो ये किसको मानता है, किसके अकॉर्डिंग चलता है, क्या नाम है, आसियान। तो आसियान चलता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, कानून के हिसाब से चलता है, और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलता है। समझ में आया कि नहीं, मतलब इंटरनेशनल लॉज को मानता है और कानूनी तौर पर सारी की सारी चीज़ें करता है, लड़ाई झगड़े नहीं करता। आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या बता रहा है आसियान की अगर बात करें, क्या आसियान और यूरोपियन यूनियन सेम है, तो आसियान को सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना है, थोड़ा भी नहीं बनना, कोई डिज़ायर नहीं है इसकी सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने की। आसियान वे क्या है, आसियान कहता है कि हम अपने तरीके से काम करते हैं। लोगों ने पूछा कैसे अपने तरीके से, कह रहा हमारे तरीके को कहते हैं आसियान वे। ये हमारा जो तरीका है ये इंटरेक्शन का एक तरीका है। सर कैसे इंटरेक्शन करते हैं हम लोग इनफॉर्मल तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, तू तड़क नहीं करते, आपसे बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट है। नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट का मतलब आपस में हम लोग 10 की 10 कंट्रीज लड़ाई नहीं करते, ठीक है, और कोऑपरेटिव है हम लोग, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवेरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ आसियान, और हम लोग एक दूसरे के नेशनल सोवेरेनिटी को, नेशनल इंडिपेंडेंस को, नेशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, 2003 में आसियान कम्युनिटी बनी, और आसियान कम्युनिटी के 3 पिलर्स थे। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन को देखेगा, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो
इकोनॉमिक की चीज़ों को देखेगा, और आसियान की सोशियो कल्चरल कम्युनिटी जो कि सोसाइटी और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में देखेगा। ठीक है, आसियान रीजनल फोरम बनाया गया था सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए, यानी कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए बिफोर आसियान कम्युनिटी, और ये बनाया गया था 1994 में। ARF के बारे में क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ याद रखना, आसियान रीजनल फोरम। आगे आते हैं हम लोग। आसियान जो है एक रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैंने आप लोग बताया था कि आसियान 1967 में बना है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स PM सेट है ना, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, अच्छा आसियान का विजन 2020 क्या है, ये आता है पेपर में। तो आसियान का विजन 2020 सबसे पहली चीज़ बताता है कि हमारा आउटवर्ड लुकिंग रोल रहने वाला है 2020 से। आउटवर्ड लुकिंग रोल मतलब क्या, हम लोग बाहर वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ कोऑपरेशन करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ आसियान या साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या बता रहा है ये कह रहा है कि टू एनकरेज निगोशिएशंस ओवर कन्फ्लिक्ट इन द रीजन। तो देखो 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इकट्ठा रहता है, बॉर्डर शेयर करता है, तो लड़ाई वगैरह भी होगी। तो इसने कहा कि 2020 तक हम लोग ये सारी की सारी लड़ाइयाँ निपटा देंगे। आसियान कह रहा है यही हमारा क्या है, विजन 2020 है, और इन लोगों ने कर भी दिया ये। सर कैसे करा, कंबोडियन कन्फ्लिक्ट इन लोगों ने सॉल्व कर दिया, ईस्ट तिमोर क्राइसिस इन लोगों ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और हर साल मिलते हैं ये लोग ईस्ट एशियन कोऑपरेशन करने के लिए ईस्ट एशियन कोऑपरेशन करने के लिए हर साल मिलते हैं। आगे देखो जरा क्या बता रहा है ये, इंडिया आसियान के बारे में बात कर रहा है। इंडिया और आसियान का कैसा रिलेशन है, तो ये बोल रहा है कि इंडिया और आसियान ट्रेडिंग पार्टनर्स भी है और इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स भी है, ट्रेड भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं एक दूसरे में। दूसरी चीज़, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था आसियान पर, लेकिन 1990s से हम लोगों ने लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई, और 2014 से हम लोगों ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाई, ताकि अपन ईस्ट में या साउथ ईस्ट में ईस्ट में भी और साउथ ईस्ट में भी क्या कर सके, ध्यान दे सके और उनके साथ कोऑपरेशन कर सके। अच्छा इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स कर रखे हैं या ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ और थाईलैंड के साथ, और आसियान और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चला रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन दोनों का फोर्स में आया है फ्रॉम 2010। इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हम लोग देखते हैं द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या बोलता है, चाइना को अगर देखें तो चाइना को इकोनॉमिक सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया 1978 से, जब से इसने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर आपने तो यूरोपियन यूनियन बताया था, यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर कंट्री वाइज देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद सबसे बड़ा क्या, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो यही है, सबसे बड़ी इकोनॉमी भी यही है चाइना। ठीक है, अच्छा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अच्छा एक चीज़ याद रखना, यूरोपियन यूनियन क्या है, सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंट्री है, और आसियान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या नाम है इसका, चाइना जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, लेकिन कंट्री है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, चाइना ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ है। ठीक है, ईस्ट एशिया में अगर ग्रोथ करना है तो जब तक चाइना को साथ में नहीं लोगे तब तक ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, चाइना जो है इसकी इकोनॉमी इतनी तेजी से भाग रही है कि 2040 तक ये ओवरटेक कर देगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। सर चाइना का इतना राइज क्यों हो रहा है, चाइना का राइज में बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ज़मीन बहुत सारी है इसके पास, है ना, 4th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, रिसोर्सेज है इसके पास अच्छे खासे, नेचुरल रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन इसका अच्छा है, और पॉलिटिकल पावर तो है ही। आगे आते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल नैरेटिव। तो चाइनीज़ रिवॉल्यूशन आया था 1949 में, माओ ज़ेडुंग के अंडर में। चाइना जो है जब आज़ाद हुआ 1949 में, ठीक है, तो इसने अपनी इकोनॉमी सोवियत मॉडल के हिसाब से बनाई, है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाई, क्लोज्ड इकोनॉमी बनाई। अच्छा इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, प्लान क्या था सर चाइना का प्लान था कि मुझे स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज बनानी, जैसे हम लोगों ने सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाया था स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज, तो इनको भी स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज बनानी है। ये भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है चाइना, तो चाइना कह रहा है कि भैया एग्रीकल्चर से पैसा कमाऊंगा, कैपिटल कमाऊंगा, और स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज लगाऊंगा, और टेक्नोलॉजी मंगाऊंगा बाहर से। लेकिन बाहर से टेक्नोलॉजी मंगाने के लिए क्या चाहिए, डॉलर्स चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज इसके पास कम है। तो ये कह रहा है कोई बात नहीं, मेरे पास जितना पैसा है उतना पैसा दे दूंगा, जितना डॉलर से उतना दे दूंगा, जितना पैसा बचेगा उसके बदले क्या दे दूंगा, गुड्स दे दूंगा, डोमेस्टिक गुड्स मेरे फार्मिंग से। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या बता रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि चाइना ने इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है इन लोगों की, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में सारी की सारी चीज़ें, और कम्युनिस्ट पार्टी वेलफेयर करेगी लोगों का। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ प्रोवाइड करा जा रहा था किसको, सिटीजन्स को, और इन मामलों में चाइना सारी कंट्रीज से आगे निकल गया था। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी हर साल 5-6% बढ़ती जा रही थी। सर बढ़िया चल रहा है चाइना, क्या तो
फिर चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों करी उसके बारे में देखते हैं। देखो जरा क्या बता रहा है, ये बोल रहा है रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बोल रहा है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी थी, है ना, इकोनॉमी अच्छी तरीके से बढ़ रही थी, 5-6% हर साल इसकी इकोनॉमी बढ़ रही थी, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं थी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ वाज नॉट सफिशिएंट, एग्रीकल्चरल ग्रोथ सफिशिएंट नहीं थी। एग्रीकल्चरल ग्रोथ क्यों सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए सरप्लस नहीं जा रहा था कुछ भी, है ना, इंडस्ट्रीज को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे थे। सर क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वही खाई जा रही है। ठीक है, और इसी वजह से चाइना ने कहा कि भैया मैं अपना इकोनॉमिक और सोशल आइसोलेशन जो है वो तोड़ दूंगा और अब मैं कैपिटलिज्म की तरफ जाऊंगा, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ दोस्ती इनकी होती है 1972 में। ठीक है, आगे आते हैं, चाइनाज वे टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। ज़ोउ एनलाई वॉज द प्रीमियर ऑफ चाइना। ज़ोउ एनलाई 4 मॉडर्नाइजेशंस के बारे में बताता है, 1973 में बताता है। ये 4 मॉडर्नाइजेशंस मैंने आप लोगों को बताया था मासी के नाम से याद रखने के लिए, मिलिट्री, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक और इंडस्ट्रीज के नाम से, इसको क्या कर लो आप लोग याद रख लो। ठीक है, फिर 1978 में क्या होता है, 1978 में डेंग जियोपिंग ओपन डोर पॉलिसी लेकर आता है, एलपीजी की रिफॉर्म्स लेकर आता है चाइना में। डेंग जियोपिंग 1978 एलपीजी, और 1973 में मॉडर्नाइजेशन लाया ज़ोउ एनलाई। दोनों अलग अलग चीज़ें, याद रखना है इसको अच्छे से। ठीक है, चाइना में शॉक थेरेपी नहीं आता है। सर चाइना भी तो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्यों नहीं आ रहा सर शॉक थेरेपी? इसलिए नहीं आ रहा शॉक थेरेपी क्योंकि ये अपनी इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप ओपन करेगा। ठीक है सर, आगे बताइए। ये बोला कि चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया 1982 में, चाइना ने इंडस्ट्रीज को प्राइवेट किया 1998 में। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स मतलब क्या, बॉर्डर टैक्स, इंपोर्ट के ऊपर या एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स जो लगता है, ठीक है, बॉर्डर वाला जो टैक्स है वो उसने खत्म कर दिया, लेकिन सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, SEZs में। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने से क्या फायदा हुआ इसको? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, उसकी वजह से रूरल इनकम बढ़ी तो रूरल इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गई। ठीक है, फॉरेन ट्रेड बढ़ने लग गया, और ज़्यादा पैसा आने लग गया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लग गया। प्लस एक और चीज़, अब चाइना इतना लायक हो चुका था कि चाइना क्या करने लग गया, दूसरे कंट्रीज में जाके खुद इन्वेस्टमेंट करने लग गया। ठीक है, 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लेता, ये भी याद रखना। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम क्या है सर? हमें तो बढ़िया लग रही है, पहले तो 5-6% बढ़ रही थी, लेकिन अब 9%, 10% बढ़ रही होगी इसकी हर साल, जब से कैपिटलिज्म को अपनाया बिल्कुल बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चाइना की इकोनॉमी, नॉट एवरीवन रिसीव्ड द बेनिफिट्स। ये बोला कि चाइना में हर एक बंदे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 100 मिलियन लोग जॉब ढूंढ रहे हैं अब। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फीमेल कंडीशंस ऑफ वर्क की और फीमेल एम्प्लॉयमेंट की, तो बहुत ख़राब है। 18th-19th सेंचुरी में जैसे औरतों की कंडीशन थी यूरोप में, वैसी चाइना में आज है। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, डेवलपमेंट करने के चक्कर में एनवायरमेंट खराब करता जा रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है चाइना में। फिर क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है हम लोगों को, है ना, हम लोग देखने को मिलता है कि कोस्टल एरियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इनलैंड एरियाज़ डेवलप नहीं है। हम लोगों को अर्बन एरियाज़ डेवलप्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ डेवलप्ड हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना के रिलेशंस की, तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया 1950, हमारा दिल दुखा था तब। ठीक है, फिर क्या होता है, इंडिया और चाइना की कन्फ्लिक्ट होती है 1962, इससे पहले पंचशील एग्रीमेंट भी होता है, हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी चलता है। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया और चाइना 1962 के वॉर के बाद 1976 से बात करना स्टार्ट करेंगे। इंडो चाइना, अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि चाइना हमारे 2 एरियाज़ को क्लेम करता है, एक अक्साई चीन वाला इलाका जो इसने छीन लिया हम लोगों से, लद्दाख वाला, और दूसरा नेफा वाला इलाका, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका। ठीक है, तो बॉर्डर इशूज़ है इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे, और इन बॉर्डर इशूज़ को सॉल्व करने के लिए इंडिया और चाइना ने बात करनी स्टार्ट करी थी 1981 से। ठीक है, अच्छा, राजीव गांधी कहाँ गए थे? दिसंबर 1988 राजीव गांधी विजिट करते हैं चाइना। ठीक है, और इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। 1992 में 338 मिलियन का हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, लेकिन आज के टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें तो इंडिया और चाइना का ट्रेड हर साल 30% तक बढ़ता चला गया। 1999 से हर साल 30% का ट्रेड बढ़ रहा है हम लोगों का, और आज 2017 की अगर हम लोग बात करें तो 2017 में इंडिया और चाइना का ट्रेड जो है $84 बिलियन का हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये वाला चैप्टर खत्म। आशा करता हूँ आज से वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।